आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले ही हिंदी साहित्य का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, आज हम समझेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके दौर को। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। रो वहु सब मिलके आ वहु भारत भाई। ये सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं है, ये 19वीं सदी के भारत के दिल से निकली एक चीख है, एक आवाज जिसे भारतेंदु ने अपनी कलम से जिंदा कर दिया। तो भारतेंदु सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो तो एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक क्रांति के सेंटर थे। उन्हीं से हिंदी साहित्य में एक नए दौर मतलब भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है। तो ये हिंदी नवजागरण है क्या चीज? आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने साहित्य को सिर्फ मनोरंजन की चीज से निकालकर समाज को जगाने और सुधारने का एक जबरदस्त हथियार बना दिया। भारतेंदु ने अपने समय की नब्ज को पकड़ लिया था। उन्होंने देखा कि पूरा देश अंग्रेजी शासन में किस तरह से दर्द और निराशा में डूबा हुआ है, और वो उस दर्द की आवाज बन गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा था क्यों? उस वक्त भारत इतने गहरे संकट में फंसा हुआ क्यों था? भारतेंदु ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। और देखिए, कमाल की बात यह है कि उन्होंने सारा दोष सिर्फ अंग्रेजों पर नहीं मढ़ दिया। उनका नजरिया बहुत ही बैलेंस्ड था। उन्होंने बाहर के हमलों के साथ साथ हमारे समाज के अंदर की कमियों पर भी उंगली उठाई। देखिए, उन्होंने दो तरफा चोट की। एक तरफ तो उन्होंने अंग्रेज राज सुख साज जैसी कविताएं लिखकर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ाईं, बताया कि कैसे हमारा पैसा देश से बाहर जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे ही समाज में फैले अंधविश्वास, बाल विवाह और आपसी फूट पर भी करारा वार किया। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका दौर बड़ा कंफ्यूजिंग था। एक तरफ रानी का शासन था तो वफादारी दिखानी पड़ती थी, जिसे राजभक्ति कहते हैं, और दूसरी तरफ दिल में अपने देश के लिए गहरा प्यार था, यानी देशभक्ति। उनकी लेखनी में ये दोनों चीजें दिखती हैं जो उस दौर की कश्मकश को सामने लाती हैं। भारतेंदु सिर्फ प्रॉब्लम बताने वालों में से नहीं थे, वो सॉल्यूशंस भी दे रहे थे। उन्होंने अपनी कलम को समाज बदलने की एक मशाल की तरह इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, उस जमाने में वो क्या कह रहे थे। अपने मशहूर बलिया वाले भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा, विधवाओं की दोबारा शादी कराओ, बाल विवाह बंद करो, और सबसे जरूरी, अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। वो सिर्फ लिख नहीं रहे थे, बल्कि समाज को बदलने की नींव रख रहे थे। अब आते हैं उनके शायद सबसे बड़े काम पर। उन्होंने भाषा के एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर किया और उस हिंदी की नींव रखी जो आज हम सब बोलते समझते हैं। समझिए, उस समय हिंदी दो पार्टों में पिस रही थी। एक तरफ थे राजा लक्ष्मण सिंह, जिनकी हिंदी में इतनी संस्कृत होती थी कि आम आदमी के सर के ऊपर से निकल जाए, और दूसरी तरफ थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी हिंदी में फारसी और उर्दू इतनी थी कि वो भी पराई लगती थी। तो भारतेंदु ने क्या किया? उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला, एक पुल बनाया। उन्होंने ऐसी भाषा को बढ़ावा दिया जो सरल थी, आम बोलचाल की थी और जिसमें एक रवानी थी। यही आज की हमारी खड़ी बोली हिंदी बनी। लेकिन भारतेंदु ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। वो एक व्यक्ति से बढ़कर एक आंदोलन बन चुके थे। उन्होंने अपने आसपास लेखकों और विचारकों की एक ऐसी मंडली तैयार कर ली जिसने इस नई सोच की आग को और फैलाया। और ये उन्होंने किया कैसे? मैगजीन्स के जरिए। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये सिर्फ पत्रिकाएं नहीं थीं, ये नए विचारों के अड्डे थे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से नए आइडियाज लोगों तक पहुंचते थे। और फिर बना उनका भारतेंदु मंडल। ये उनके दोस्तों और साथियों का एक ग्रुप था। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे बड़े बड़े नाम। इन सब ने मिलकर इस वैचारिक क्रांति को एक बड़ी नदी में बदल दिया। तो कुल मिलाकर उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने साहित्य का डीएनए ही बदल दिया। साहित्य अब सिर्फ कला या मनोरंजन नहीं था, वो समाज को जगाने और देश को एक नई राह दिखाने का सबसे ताकतवर टूल बन चुका था। भारतेंदु ने तो अपने जमाने में कलम को ही बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। सवाल आज भी वही है, हमारे दौर में, आज के युग में विचारों की वो सबसे शक्तिशाली मशाल क्या है? सोचिएगा जरूर।